Good morning, students. I am Ashutosh, and you are welcome to my online science classes. बच्चों, अभी तक हमने कई तरह के रिएक्शंस अभिक्रियाएं सीख ली। आज हम सीखेंगे विस्थापन अभिक्रिया, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा है, मैंने हटा देना, प्लेसमेंट मतलब किसी को अपने स्थान से हटा देना, ठीक है, और उसकी जगह पे खुद बैठ जाना। यही होता है विस्थापन अभिक्रिया में। देखो, जिस तरह हमारे आसपास के समाज में क्या होता है, जो थोड़े ताकतवर होते हैं, पहलवान टाइप के होते हैं, जिनके पास पैसा होता है, बल होता है, वो क्या करते हैं, कमज़ोर लोगों को दबा देते हैं, है ना, उनकी चीज़ें छीन लिया करते हैं। ऐसा गलत होता है हालांकि, तो वो समाज में होता है। ठीक उसी तरह की चीज़ यहाँ भी होती है कि जब कोई अधिक अभिक्रियाशील, मतलब कुछ ज़्यादा ऊंचा जो तत्व हैं, वो जब किसी यौगिक से अभिक्रिया करते हैं तो वहाँ पे अपने से नीचे वाले तत्व को वो क्या करते हैं कि विस्थापित कर देते हैं, हटा देते हैं, ठीक है। तो इस तरह की अभिक्रिया जो है वो विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल में हम पहले से लेते हैं, ये लोहा जो है उसको जब कॉपर सल्फेट के साथ, ठीक है, कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो क्या होता है, ये लोहा ये ज़्यादा अभिक्रियाशील है और कॉपर जो है इसकी तुलना में, ठीक है, इसकी तुलना में ये कम अभिक्रियाशील है। ओके, तो ये क्या करता है, इसको हटा देता है और खुद उसकी जगह बैठ जाता है। जैसे FeSO4 खुद बैठ गया सल्फेट के पास और कॉपर अलग हो गया। तो ये जो मैंने तीर दिखाया, ये क्या चीज़ होता है, ये होता है कि इसको हटाने के बाद वो साइड जा कर के उधर बैठ गया, ये अवक्षेप हो जाता है, ठीक है, वो नीचे जहाँ पे रिएक्शन होता है वहाँ तली में जा कर के ये तांबा जो है वो बैठ जाता है, ठीक है। इसी तरह का और एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, Zn, ये होता है जस्ता मतलब जिंक, उसकी अभिक्रिया कॉपर सल्फेट से कराते हैं। तो यहाँ जो है जिंक, ये भी कॉपर से ज़्यादा अभिक्रियाशील है। देखो बच्चों, अभिक्रिया कौन ज़्यादा अभिक्रियाशील, कौन कम अभिक्रियाशील, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन वो धातु अधातु चैप्टर में, मतलब मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर में, ठीक है। तो यहाँ सिर्फ थोड़ा सा आपको आइडिया रखना है, उसका फॉर्मूला बताऊंगा, आपको सूत्र बताऊंगा कि किस तरह से आप याद रख सकें कि कौन किससे ज़्यादा अभिक्रियाशील है। ज़्यादा अभिक्रियाशील कहने का मतलब क्या होता है, कौन जल्दी से रिएक्ट करेगा, है ना। जिस तरह दौड़ होती है, रेस होती है ना, तो उसमें जो ज़्यादा एक्टिव रहता है, जो ज़्यादा तेज़ दौड़ता है वो आगे निकल जाता है और बाकी जो लोग पीछे छूट जाते हैं उन लोगों को बैठना पड़ता है। ठीक उसी तरह लोहा ज़्यादा अभिक्रियाशील है तांबे से, तो ये लोहा जो है तांबे की जगह ले लेता है। जिंक जो है कॉपर से ज़्यादा अभिक्रियाशील है, तो क्या करेगा, जिंक जो है उसके पास जा कर के बैठ जाएगा, जिंक सल्फेट बन जाएगा, कॉपर उधर साइड में जा कर के बैठ जाएगा। अब यहाँ आप यह मत पूछें कि लोहे का सल्फेट का फॉर्मूला FeSO4 होगा या जिंक सल्फेट का फॉर्मूला ऐसा क्यों होगा, ये अभी मैं आपको बताने वाला नहीं हूँ। आप मेरी सबसे पहला वीडियो देखें, दूसरा वीडियो देखें, उसमें मैंने डिटेल से बता दिया है कि कैसे फार्मूला बनते हैं। अब यहाँ आकर के अभी झक मारेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। चलिए, इसी तरह ये देखें, ये है आपका सीसा, ठीक है, इसकी भी अभिक्रिया यदि कॉपर क्लोराइड, ओके, क्यूप्रिक क्लोराइड से कराते हैं तो Pb जो है वो Cl2 बनता है और कॉपर जो है वो बाहर निकल जाता है, वो स्थापित कर देता है कॉपर को, कौन, ये प्लम्बम मतलब सीसा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग कैसे लिख सकते हैं इस परिभाषा इसकी कैसे लिख सकते हैं, लिखते हैं किसी रासायनिक अभिक्रिया में, देखिए किसी रासायनिक अभिक्रिया में जब कोई अधिक
अभिक्रियाशील पदार्थ या तत्व, ठीक है, पदार्थ अपने से कम अभिक्रियाशील तुलनात्मक रूप से, ठीक है, उसकी तुलना में ये कम अभिक्रियाशील पदार्थ को विस्थापित कर देता है, तो वह अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। वेरी सिंपल। इसको जैसे भी आप लिखना हो लिख सकते हैं कि जब कोई अधिक अभिक्रियाशील तत्व या पदार्थ जो है अपने से कम अभिक्रियाशील पदार्थ को विस्थापित कर देता है, तो इस तरह की रासायनिक अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। वेरी सिंपल। कोई दिक्कत समझना नहीं। तो चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब इस नई अभिक्रिया को देखें। इसमें भी वही चीज़ लिखा हुआ है, बट सिर्फ द्वि लगा हुआ है, मतलब डबल, द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसकी परिभाषा हूबहू वैसे ही होगी, लेकिन इसमें क्या होगा, यहाँ दो पदार्थ जो है उनका विस्थापन होगा, ठीक है। एक दूसरे को करेगा, दूसरा तीसरे को करेगा, ठीक है। चलिए हम एग्जाम्पल देखते हैं, उस एग्जाम्पल देखने के बाद हम इसकी परिभाषा को लिखेंगे, ठीक है। अभी तक हमने आपको बताया था उधर पिछले क्लास में सोडियम सल्फेट, ठीक है, ये है सोडियम सल्फेट और ये लिखा मैंने बेरियम क्लोराइड, ओके। ये दोनों सब एक्वस है, ये जलीय अवस्था में भी है, ये जलीय अवस्था में है, ये भी जलीय अवस्था में है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये सोडियम सल्फेट है और यहाँ बेरियम क्लोराइड है। ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, तो ये प्लस चला जाएगा इस माइनस पे, मतलब NaCl बन जाएगा प्लस, ये प्लस इस माइनस पे चले जाएगा BaSO4, क्लियर। तो Na2 था, यहाँ तो Na1 ही है, तो क्या करेंगे, बराबर करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से किया तो Cl जो यहाँ 2 है ये भी यहाँ बराबर हो गया। अब Ba सिंगल था, सिंगल ही है, SO4 एक है, SO4 एक है, ये अब बैलेंस हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, ये जो बेरियम सल्फेट है, ये बेरियम, ये मैंने तीर क्यों लिया फिर, क्योंकि ये जो है ये सफ़ेद कलर का होता है, ध्यान याद रखेंगे, सफ़ेद अवक्षेप। ये अवक्षेप क्या होता है बताता हूँ। जब कोई रिएक्शन होता है ना और जो पदार्थ भारी होता है, वो जो बर्तन है, जो अपरेटस है, उपकरण है, उसमें जहाँ पे रिएक्शन कराते हैं उसमें नीचे तलहटी में जा कर के वो बैठ जाता है, और वो किस रंग का होता है, ये होता है सफ़ेद। लेकिन ये ध्यान रखें कि ऐसा नहीं कि मिट्टी आपने पानी में दे दी और मिट्टी जा कर के नीचे बैठ गई तो वो उसको अवक्षेपण बोलेंगे, ऐसा नहीं है। जब तक कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं हो, रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद कोई भारी पदार्थ नीचे जा कर के बैठता है तो वो कहलाएगा अवक्षेपण अभिक्रिया, ठीक है। तो सफ़ेद अवक्षेप कब बना, जब ये रिएक्शन हो। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इस आयन का इस आयन के साथ और इस आयन का इस आयन के साथ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है, रिप्लेसमेंट हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है। तो इसको देखने के बाद हम लोग लिख सकते हैं कि रासायनिक लिखें, देखिए सिंपल, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, अभिकारकों, इधर क्या होता है, अभिकारक और इधर उत्पाद, जिसमें अभिकारकों के बीच यहाँ क्या हो रहा है, आयनों का, आयन जो है ये प्लस इस माइनस के पास आ गया, ये प्लस इस माइनस के पास आ गया, तो आयनों का आदान प्रदान होता है, ठीक है। वह रासायनिक अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है।
इसमें क्या हुआ, आप देखें सोडियम के पास क्लोरीन आ गया, एक ये हुआ, अब बेरियम के पास सल्फेट आ गया, ये 2 हुआ। वहाँ क्या था, वहाँ सिर्फ लोहा जो है वो कॉपर को हटा देता था, सिर्फ एक ही चीज़ को। यहाँ 2 चीज़ें हो रही हैं, सोडियम बेरियम को हटा रहा है ना, मतलब सोडियम क्लोरीन के पास जा रहा है और ये बेरियम सल्फेट के पास जा रहा है। 2 चीज़ें, 2 आयनों का यहाँ आदान प्रदान हो रहा है ना। तो इसलिए ऐसी रासायनिक विक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच, याद रखें इधर नहीं, यहाँ पे इधर अभिकारकों के बीच जो है वो आयन का आदान प्रदान होता है, तो ऐसे रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब देखें हमने एक नई अभिक्रिया का नाम लिखा है और जिसका नाम है उपचयन या ऑक्सीकरण, इंग्लिश में ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, अब सवाल है कि ये क्या होता है। देखो बच्चों, मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, इसकी परिभाषा जो है 3 तरीके से दी जाती है, लेकिन मैं अभी एक एग्जाम्पल लेता हूँ। चलिए, मैंने लिखा ये क्या है, ये है आपका कॉपर। ठीक है, कॉपर में मैंने दे दिया ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करा दी। चलिए इसको गर्म कर देते हैं तो ये अभिक्रिया फटाफट हो जाएगा, है ना। तो ये क्या किया मैंने, हीट दिया इसको। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, CuO मतलब क्यूप्रिक ऑक्साइड बन जाता है। जब इसको बैलेंस करते हैं, ऑक्सीजन तो यहाँ 2 है, यहाँ तो 1 ही है, चलिए कर दिया, ये 2 हो गया, तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, बट कॉपर जो है वो 2 हो गया, यहाँ कॉपर 1 ही है। चलिए इसको भी बैलेंस कर दिया। इसको देखने के बाद उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया की परिभाषा को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि जब किसी अभिकारक पदार्थ में, ठीक है, ऑक्सीजन का संयोग होता है तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो आप बोलेंगे सर ये तो संयोजन अभिक्रिया है। बिल्कुल, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी अभिकारक पदार्थ में, ये अभिकारक बायां साइड है, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी अभिकारक पदार्थ में ऑक्सीजन का संयोग होता है, ऑक्सीजन का संयोजन होता है, माने वो ऑक्सीजन इसमें जुड़ता है। ऑक्सीजन का योग होता है नहीं बोलेंगे, बल्कि यहाँ बोलेंगे, बोल सकते हैं। चलिए, ऐसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी अभिकारक पदार्थ के साथ ऑक्सीजन का संयोग होता है या ऑक्सीजन का संयोजन होता है या ऑक्सीजन का योग होता है, तो इस तरह की रासायनिक अभिक्रिया को ऑक्सीकरण बोलते हैं। माने ऑक्सीजन का इसके साथ करण, मतलब इसके साथ जुड़ना, ऑक्सीकरण माने ऑक्सीजन का जुड़ना। ठीक है, तो बहुत सिंपल हुआ, ये हो गया, एक परिभाषा का आधार ये हुआ। दूसरा हो सकता है, देखो बच्चों, जब कोई पदार्थ, ये तत्व है, ठीक है, ये अभी सिंगल है तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या होगी 0। क्या होगी, 0। लेकिन जब ये किसी के साथ जुड़ जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन का, आवेश का आदान प्रदान कर लेता है, इसका -2 और इसका +2 हुआ ना। आप यहाँ क्या देखते हैं, कॉपर का 0 था, अभी कितना हो गया, +2, मतलब ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हुई। ठीक है, तो दूसरा आधार ये है कि उपचयन या ऑक्सीकरण ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी अभिकारक पदार्थ में ऑक्सीकरण की संख्या में वृद्धि होती है। ठीक है, ऐसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी अभिकारक पदार्थ में ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है, तो इसको हम लोग ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोलेंगे। ठीक है, ये हो गया दूसरा। और तीसरा तरीका है, मतलब एक मैंने बताया कि ऑक्सीजन जुड़ना, दूसरा क्या बताया कि ऑक्सीजन की संख्या में वृद्धि होना, है ना, ऑक्सीकरण संख्या बढ़ना, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ना। और एक तीसरा है कि जब किसी अभिकारक पदार्थ में, इधर वाले पदार्थ में हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ठीक है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है,
और हाइड्रोजन हट रहा है, तो हाइड्रोजन हटने के साथ क्या होता है कि उस पर ऑक्सीजन की संख्या बढ़ जाती है। तो यहाँ भी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, ऑक्सीजन संख्या बढ़ रही है, इसलिए उसको भी बोलेंगे। मतलब इसी से हाइड्रोजन हटना माने माइनस होना, प्लस ऑक्सीजन माने ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन संख्या बढ़ना, और तीसरा एक मैंने बताया कि हाइड्रोजन का उससे कम होना। ठीक है, तो ये 3 तरह से इसकी अभिक्रिया हम लोग लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें मुख्य अभिकारक पदार्थ में, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें मुख्य अभिकारक पदार्थ में ऑक्सीजन का संयोग, ऑक्सीजन का संयोजन, ठीक है, संयोजन या संयोग होता है, तो क्या कहलाएगा? उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएगी। दूसरा लिख सकते हैं, या उसकी ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि माने बढ़ोतरी, वृद्धि होती हो। या और तीसरा क्या बताया? या उससे हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम हो जाती हो, वह उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो ये 3 तरीके से, एक ऑक्सीजन का जुड़ना, दूसरा ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो जाना, और तीसरा हाइड्रोजन जो है वो हट जाना या कम हो जाना। तो हाइड्रोजन कम हो जाने से क्या होता है कि जो मेन पदार्थ है उसकी ऑक्सीजन संख्या बढ़ जाती है। तो आप कह सकते हैं कि मुख्य रूप से यही 2 चीज़ है, या तो ऑक्सीजन जुड़ना या तो फिर ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होना। उसी को दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु की संख्या घट जाना या कम हो जाना, किसमें? जो मुख्य कोई पदार्थ है उसमें हाइड्रोजन अटैच है, वो हाइड्रोजन कम हो जाना। ठीक है, तो ये था आज 3 तरह की अभिक्रियाएं। पहली एक हमने विस्थापन अभिक्रिया पर चर्चा की, दूसरा द्विविस्थापन अभिक्रिया, और ये तीसरा उपचयन या ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो इसी को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा की अगली वीडियो में नया प्रकरण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।